हेलो स्टूडेंट्स, आधार स्टडी में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं कमल यादव और अपनी क्लासें रीट के लिए, साइंस के लिए चल रही हैं। स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट क्लास थी उसमें गतियों के बारे में पढ़ा था कि गतियां कितने प्रकार की होती है। अब स्टूडेंट, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक भी गति से संबंधित ही है। जैसे आप लोगों ने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा, तो आज का अपना टॉपिक है गति के नियम। आप लोग अगर इसको रीट के सिलेबस में देखोगे तो ये रीट के सिलेबस में डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आगे के हम टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा से संबंधित वगैरह जो भी टॉपिक है, तो उनमें गति के नियम हमें आने चाहिए, तभी वो समझ में आएगा। न्यूटन के गति के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो इनडायरेक्ट जरूर आता है। आप लोग पिछले साल के या पिछली बार के पेपर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है गति के नियम। अब देखो, ये गति के नियम पढ़ने से पहले, इनको समझने से पहले आप लोगों को कुछ परिभाषाएं और है वो समझनी पड़ेगी। वैसे ये परिभाषा लगभग सभी को आती है, लेकिन आज मैं दोबारा बता देता हूं इनको, क्योंकि हो सकता है किसी को नहीं समझ में आए। तो देखो, 4 परिभाषाएं, केवल 4 या 5 परिभाषाएं हैं। देखो कौन कौन सी। एक तो है दूरी, ठीक है। एक है विस्थापन, दूरी है, विस्थापन है। फिर उसके बाद में है चाल, और एक है वेग, और एक है लास्ट त्वरण। ये 5 परिभाषाएं आप लोगों को ध्यान से समझनी है। कौन कौन सी? दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण। देखो, दूरी क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति इस बिंदु से चलता है, ये कोई ए बिंदु है, यहां से चलना प्रारंभ करता है और यहां से चल के ये इस बी बिंदु पर जाता है, ठीक है। मतलब जैसे मान लो ये कोई एक शहर है ए और ये कोई शहर है बी, तो वो यहां से यहां तक जाता है। तो वो जैसे जैसे रोड जा रही है, जैसे जैसे उसका रास्ता है उस तरफ उस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पथ की लंबाई हुई, जिस पथ को वो चलते हुए जा रहा है, इस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। आया समझ में? इतना सिंपल सा है कि इस पथ की लंबाई एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए ग्रहण किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। अब विस्थापन क्या होता है? फिर विस्थापन देखो क्या होता है कि बिंदु ए से बिंदु बी तक की जो सीधी दूरी होती है, सीधी दूरी को अपन विस्थापन। सीधी दूरी का मतलब जैसे ए से बी तक की ये जो दूरी है, ए से बी तक एक निश्चित एक दिशा में, ठीक है, इसकी दिशा हो गई कि ए से बी की ओर जो सीधी दूरी है या न्यूनतम दूरी है, उसी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं, ठीक है। यानी एक निश्चित दिशा में होता है ये, कि जैसे आप लोग कहते हो कि जैसे मान लो कि जयपुर किधर है, तो अपन अंगुली से दर्शाते कि उस तरफ है जयपुर, तो वो सीधी दूरी बता रहे हैं अपन, ठीक है, और एक दिशा भी बता रहे हैं उसके साथ साथ। तो वो स्थिति होती है किसकी? विस्थापन की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है चाल। देखो, चाल क्या होता है, परिभाषा से समझो कि चाल का फॉर्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। मतलब व्यक्ति यहां से यहां तक जा रहा है, ठीक है, और यहां से यहां तक जाने में तय की गई दूरी, यानी इस वाले पथ की लंबाई बटे यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। कहने का मतलब ये, मान लो कि व्यक्ति जब इस पथ से चल के जाता है तो वो मान लो 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितनी है? 10 किलोमीटर की दूरी। और अगर सीधी दूरी देके, यहां से यहां तक की दूरी देके सीधी दूरी, तो वो है मान लो 2 किलोमीटर, ठीक है। सीधी दूरी तो है 2 किलोमीटर, लेकिन जो पथ से चल के गया, जिस रास्ते से चल के गया, उसकी लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो चाल क्या होती है? दूरी बटा समय, यानी ये तय की गई दूरी बटे यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। मान लो कि व्यक्ति जो है वो यहां पर शुरू करता है, 7 बजे से चलना शुरू करता है और यहां पर पहुंच जाता है वो 8 बजे, ठीक है, 8 बजे पहुंच जाता है। तो चाल तो क्या हो जाएगी? दूरी, यानी 10, यानी कि ये हो जाएगा, दूरी तो हो जाएगी 10 बटे समय, यहां से यहां तक का कितना हो गया?
7 बजे से 8 बजे तक, यानी 1 घंटे का। ये तो किलोमीटर हो गया और ये 1 आवर हो गया। तो चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति आवर। 10 किलोमीटर प्रति आवर, ये तो चाल हो जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला। वेग देखो क्या होता है। वेग जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन तो यहां से यहां तक का विस्थापन कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर बटे यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय। अब ध्यान रखना, समय पूछा है तो ये मत सोचना कि यहां से यहां तक तो समय कम लगेगा। व्यक्ति अभी भी इसी पथ से चल के गया है, केवल विस्थापन जो है उसका एक सीधी दिशा में विस्थापन जो है वो 2 किलोमीटर हुआ है, लेकिन समय अभी भी उसको 7 से 8 यानी वही 1 घंटे का लगा है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर प्रति आवर, ये क्या है? इसका वेग हो गया। तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि वेग और चाल में क्या डिफरेंस होता है। अब देखो, दूरी और विस्थापन में एक डिफरेंस और बता देता हूं मैं। 2 बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां हो सकती है। देखो कैसे? जैसे मान लो कि ये बिंदु है, ये बिंदु है, यहां से यहां तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। जैसे मान लो कि आप अपने गांव से किसी बड़े शहर में जाते हो या अपने शहर से किसी दूसरे शहर में जाते हो, तो इन दोनों शहरों तक पहुंचने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने के लिए कई सारे रास्ते होते हैं। छोटी छोटी गलियां होती है, साइड से हाईवे होता है, ठीक है, कई सारे रास्ते होते हैं। तो 2 बिंदुओं के मध्य अनंत दूरियां हो सकती है। जैसे यहां से यहां तक ये रास्ते से भी पहुंचा जा सकता है, इससे भी पहुंचा जा सकता है, ऐसे घूम के भी आया जा सकता है। तो अनंत दूरियां संभव है, लेकिन विस्थापन एक ही होता है। ए से बी तक के मध्य की केवल सीधी दूरी, न्यूनतम दूरी जो है वो विस्थापन होता है। तो विस्थापन एक ही होता है, लेकिन दूरियां कई सारी हो सकती है। ठीक है, तो दूरी हो गया, विस्थापन हो गया, चाल हो गया और वेग हो गया। अब बात करते हैं त्वरण की। देखो इसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो न्यूटन के नियम है वो इसी पर आधारित है। गति के नियम जो है वो इसी पर आधारित है। तो त्वरण क्या होता है, जिसको अक्सर ए से लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, एक्सीलरेशन जिसे कहते हैं। देखो क्या होता है, अगर मान लो इस वेग में, किसमें? वेग में समय के साथ परिवर्तन हो। इसे मैं लिख देता हूं, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, यानी वेग में अगर समय के साथ परिवर्तन हो तो उसी राशि को त्वरण कहते हैं। आया समझ में? जैसे कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा कि G बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण होता है ये G क्या है यहां पर? ये है गुरुत्वीय त्वरण। क्या है गुरुत्वीय त्वरण? मतलब जब अपन किसी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण गति करती है, तो इसके वेग में परिवर्तन की दर है ये 9.8, और ये सभी वस्तुओं के लिए समान होती है। 9.8 इस वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। ये भी आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 5 परिभाषाएं हैं, आप लोग चाहो तो इनको लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम में आने वाली है। तो एक स्थिति तो ये होगी। अब बात करते हैं अपन गति के नियमों की। तो देखो आप लोगों को पता है गति के कितने नियम है? 3 है। गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। देखो गति का प्रथम नियम जो है वो जड़त्व के नियम पर आधारित है। किस पर आधारित है? जड़त्व के नियम या जड़त्व का नियम। देखो स्टूडेंट्स, क्या है जड़त्व का नियम? या फिर ऐसे मान लो कि गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम ही है, थोड़ा सा चेंज है। एक्चुअल में जो जड़त्व का नियम दिया था वो गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? अरे, जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था सबसे पहले। लेकिन न्यूटन ने क्या किया, इस गैलीलियो के नियम को थोड़ा सा चेंज किया, चेंज करके कुछ और स्थितियां जोड़ी और फिर अपना एक प्रथम नियम बनाया।
तो जो गैलीलियो का नियम है वो जड़त्व का नियम ही है, न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो भी क्या है, जड़त्व का नियम ही है। ये बात ध्यान रखना। अब देखो गैलीलियो ने तो क्या बताया और न्यूटन ने क्या बताया। तो गैलीलियो ने ऐसे बताया कि किसी भी वस्तु को निरंतर गति करवाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। समझना मैंने क्या कहा, गैलीलियो ने तो ये कह दिया कि निरंतर एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, गैलीलियो ने तो कहा कि किसी वस्तु की निरंतर एक समान गति के लिए, एक समान गति मतलब जिसके वेग में परिवर्तन नहीं हो, वेग नियत बना रहे, कि अगर कोई वस्तु जो है 2 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है तो लगातार उसी वेग से गति करनी चाहिए। तो ऐसी गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती है, ये गैलीलियो ने कहा। अब न्यूटन ने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया, थोड़ा सा ऐड करके क्या बताया, उसने ये बताया कि यदि किसी वस्तु पर कुल बल 0 है, कुल बल 0 होने का मतलब देखो 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो वस्तु पर बल ही नहीं लगे, मतलब वस्तु एक ऐसी जगह पर है जहां पर कोई बल उस पर नहीं लग रहा, अंतरिक्ष में कहीं पर है, किसी उपग्रह पर है, या किसी एकदम सभी ग्रहों से दूर है, सूर्य से दूर है, ऐसी जगह पर है जहां पर गुरुत्वाकर्षण 0 है। ठीक है, तो उसकी गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती, वहां पर वस्तु अपने आप ही गति करती है। ठीक है, मतलब अंतरिक्ष में कहीं पर मान लो ये वस्तु है और इसको एक बार धक्का देके हम छोड़ देंगे तो ये अनंत काल तक गति करती रहेगी। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। ये तो कब है, जब वहां पर बल उपस्थित नहीं हो। दूसरा है कि वस्तु है, इस पर बल लग रहे हैं लेकिन कुल बल 0 है। कुल बल 0 का मतलब जैसे एक बल इधर लगा रहे हैं हम, ठीक है, इधर से कोई वायु का अवरोध बल लग रहा है, ठीक है, इसके अलावा गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसके अलावा प्रतिक्रिया बल लग रहा है, ऐसे जितने भी बल उपस्थित हैं किसी वस्तु पर, जितने भी बल हम सोच सकते हैं, सभी बलों का योग अगर 0 है, समेशन F यानी कुल बल कितना है, 0 है, तो भी वस्तु जो है वो निरंतर एक समान वेग से गति करेगी, कांस्टेंट वेग से गति करेगी। ठीक है, तो उसका वेग नियत रहेगा। तो पहला नियम आप लोगों को समझ में आया होगा। गैलीलियो ने तो क्या कहा कि निरंतर एक समान गति के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती, और जो न्यूटन है उन्होंने क्या कह दिया कि यदि वस्तु पर बल 0 है, या इसको लिख देता हूं, बल 0 है, ये वाली कंडीशन, या बल अनुपस्थित है। ठीक है, दोनों में थोड़ा अंतर है। बल 0 मतलब कई सारे बल हैं वहां पर लेकिन उन सबका योग 0 है, या फिर बल अनुपस्थित है यानी बल है ही नहीं, तो वस्तु हमेशा निरंतर एक समान गति करती रहेगी। कहने का मतलब ये कि वस्तु अगर एक समान वेग से गतिमान है तो वो एक समान वेग से ही गति करती रहेगी, अगर वो रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहेगी। तो जड़त्व का नियम ऐसा है कि यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा। ये जड़त्व का नियम। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो ध्यान रखना, पहला नियम तो कब बताता है हमें कि जब कुल बल 0 हो, तब पहला नियम काम में आता है। अब दूसरा नियम, गति का दूसरा नियम। देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हमें यह बताता है कि यदि मान लो वस्तु पर कुल बल 0 नहीं हो, ऐसे कुछ ना कुछ बल का मान आ रहा हो, F समेशन F यानी कुल बलों का योग 0 नहीं है, तब क्या होगा। ठीक है, तो पहला नियम तो कब, जब या तो बल अनुपस्थित है या बल 0 है, तब तो पहला नियम लगता है, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व मतलब कोई भी वस्तु, जड़त्व का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु जो है वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब अगर उसकी स्थिति को परिवर्तित करना चाहेंगे तो वो उसका विरोध करेगी। ठीक है, जैसे कि मान लो अपन किसी पत्थर को धक्का मारना चाहते हैं तो वो अपनी स्थिति, वो रुका हुआ है, उस स्थिति का विरोध करेगा। ठीक है, ये तो आया जड़त्व का नियम। दूसरा नियम जो है वो ये कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लग गया, उस पर बल 0 नहीं है, तो उस वस्तु के वेग में लगातार परिवर्तन होता रहेगा। ठीक है, यानी अगर वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन होने का मतलब
वेग में परिवर्तन होने का मतलब त्वरण, यानी किसी वस्तु में अगर त्वरण है तो उस वस्तु पर बल जरूर लग रहा है। और वो बल कितना होता है? वो बल होता है उसके त्वरण और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर। ठीक है, वस्तु का त्वरण कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है वो बल। तो ये सिंपल सा दूसरा नियम। तीसरा नियम आप लोगों को सबको पता है। तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है कि कोई भी वस्तु पर बल लगता है तो उसकी प्रतिक्रिया में बल जरूर लगता है। जैसे मान लो कि ये मार्कर हाथ पर रखे हैं, ठीक है। अब ये मार्कर क्या कर रहे हैं, इस हाथ पर बल लगा रहे हैं। किधर लगा रहे हैं? नीचे की ओर। क्यों? गुरुत्वाकर्षण के कारण। अरे इनको पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है, यानी नीचे की ओर जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे हाथ ने इनको रोक लिया। ठीक है, यानी हाथ पर इन्होंने क्या किया? बल लगाया नीचे, फिर भी ये गति नहीं करे। दूसरा नियम तो क्या कहता है? अभी मैंने बताया दूसरा नियम तो क्या कहता है कि यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है तो उसके वेग में क्या होना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन यहां पर तो इसमें बल भी लग रहा है, नीचे की ओर बल भी लग रहा है, लेकिन फिर भी इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरा हाथ भी क्या कर रहा है? उतना ही बल ऊपर की ओर लगा रहा है। ठीक है, मतलब जितना बल नीचे की ओर लगा उतना ही बल ऊपर की ओर लगा। ठीक है, तो उसे हम प्रतिक्रिया बल कहते हैं। याद करो, हम जब बल पढ़ रहे थे तब मैंने आप लोगों को ये अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो उसको आप लोग जरूर देखना। बलों के प्रकार जो हमने पढ़े थे 3-4 क्लासों में, उनमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया है। तो तीसरा जो नियम है, तीसरा नियम जो है वो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, देखो इसके कई सारे एग्जाम्पल है। जैसे मान लो हम पृथ्वी पर चलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के कारण। कैसे कि जब अपन चलते हैं तो पैर से पृथ्वी को धक्का मारते हैं पीछे की ओर। आप लोग चलते समय ये अनुभव करना कि जब हम चलते हैं तो पृथ्वी को पैर से पीछे की ओर धक्का मारते हैं तो पृथ्वी हमें क्या करती है? आगे की ओर धकेलती है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही मान लो जैसे कोई नाव है, नाव में कोई व्यक्ति बैठा है, नाव चला रहा है पतवार से, तो वो क्या करता है? पानी को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है, पतवार से पानी को पीछे की ओर धकेलता है तो पानी क्या करता है? नाव को आगे की ओर धकेलता है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया उसने क्रिया की तो उसके बदले में क्या हुई? प्रतिक्रिया हुई। जैसे मान लो कि आप लोगों ने जैसे मूवीज वगैरह में या देखा होगा कि जैसे बंदूक की गोली चलाते हैं तो बंदूक की गोली से क्या होता है? पीछे की ओर झटका मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक क्या करती है? गोली पर आगे की ओर बल लगाती है, जिससे गोली निकल के जाती है। लेकिन उससे क्या होता है? वो गोली भी उस वस्तु पर यानी उस बंदूक पर बल लगाती है, जिससे वो पीछे की ओर गति करती है। इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मान लो एक गेंद है, गेंद को अपन दीवार पर मारते हैं तो गेंद दीवार से टकरा के वापस आती है। वापस क्यों आती है? जब हमने गेंद को दीवार पर मारा तो गेंद ने दीवार पर बल लगाया। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया में दीवार ने भी गेंद पर बल लगाया तो गेंद जिससे क्या हुई? वापस से लौट के आई। मतलब जैसे मान लो ये दीवार है, ये गेंद है, हमने दीवार की ओर फेंकी इस गेंद को। ठीक है, तो गेंद जो है वो दीवार से जाकर टकराती है, दीवार पर बल लगाती है, तो दीवार भी क्या करती है? गेंद पर वापस से बल लगाएगी, तो गेंद क्या होगी? वापस से लौट के आएगी। ठीक है, तो ऐसे कई सारे इसके एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, ये जो गति के नियम है, 3 नियम, इनको मैंने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है। आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को और भी ज्यादा डिटेल से इनको समझना है, ठीक है, मेरे ख्याल से जितना रीट में हमें पता होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। रीट में जितना इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को फिर भी डिटेल से समझना है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं इनको और भी अच्छे से और भी डिटेल से समझा दूंगा। तो आप लोग इनको पढ़ना, इनके नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि ये नोट्स ही आप लोगों को काम में आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।